हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत ही जल्द अब आपका नया फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2024 और बजट 2025 में टीडीएस की रेट में और टीडीएस की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसमें कई सारे मेजर चेंजेस है जो कि अनाउंस किए गए हैं। तो अब यदि आप भी एक टीडीएस डिडक्टर है या टीसीएस कलेक्टर है तो उस केस में आपको इन चेंजेस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो बजट में गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सेक्शन है जो कि रिमूव कर दिए हैं, जैसे कि अगर आपके द्वारा कोई सेल की जाती है तो पहले सेल पे जो बायर से टीसीएस कलेक्ट किया जाता था वो सेक्शन अब आपके 1 अप्रैल 2025 से रिमूव हो गया है। साथ ही बजट में कुछ नए सेक्शन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इंसर्ट किए गए हैं। तो उसमें है सेक्शन 194T। अब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में और उसके द्वारा अपने पार्टनर को कोई पेमेंट किया जाता है तो वो पेमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में पार्टनरशिप फॉर्म की लायबिलिटी होती है कि उसको टीडीएस डिडक्ट करके पार्टनर को पेमेंट करना है। और साथ ही बजट 2025 में आपके जो बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाती है उसकी लिमिट भी चेंज हो गई है। तो यदि आप भी एक पार्टनरशिप फर्म है और यदि आपने अभी तक 10 नंबर के लिए अप्लाई नहीं कर रखा है तो 10 नंबर के लिए जरूर अप्लाई कर लें। सेक्शन 194T टीडीएस ऑन पेमेंट बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट 2024 प्रेजेंट किया गया उस बजट में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 194T। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसके द्वारा सर्टेन पेमेंट अपने अगर पार्टनर को किया जाता है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म की। अब यहाँ पे ये जो प्रोविज़न है ये आपके 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो गए हैं, यानी कि 31 मार्च 2025 तक अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कोई पेमेंट करती है तो उस पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। तो अब यहाँ पे क्या टीडीएस डिडक्ट करने की जो लायबिलिटी है वो किसी भी इंडिविजुअल की, पार्टनरशिप फर्म की, एलएलपी की, कंपनी की है। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही फॉर्म कवर की गई है जिन पे ये सेक्शन 194T एप्लीकेबल होता है। एक तो पार्टनरशिप फर्म और एक है लिमिटेड लायबिलिटी फर्म। यदि इन दोनों के द्वारा अपने पार्टनर्स को पेमेंट किया जाता है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, अदरवाइज टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द पेमेंट्स कवर्ड इन सेक्शन 194T। तो अब आपके सेक्शन 194T की प्रोविज़न किस केस में एप्लीकेबल होते हैं। तो अब यदि मान लो कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसके द्वारा अपने पार्टनर को अगर कोई सैलरी का पेमेंट किया जाता है, रेमोरेशन का कोई पेमेंट किया जाता है, कमीशन का या बोनस का, या फिर पार्टनर को उसके अकाउंट में इंटरेस्ट का अगर कोई पेमेंट किया जाता है तो उस केस में सेक्शन 194T के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं। साथ ही यदि मान लो कोई पार्टनर है उसके द्वारा अगर फर्म को कोई लोन दे रखा है तो उस केस में भी उसको इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से ये 5 पेमेंट है जो कि अगर पार्टनरशिप फर्म के द्वारा पार्टनर को किए जाते हैं तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म की टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। तो बजट 2024 के बाद में काफ़ी सारे पर्सन को कन्फ्यूजन ये है कि सैलरी की इनकम पे तो सेक्शन 192 के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि सैलरी पे जो टीडीएस है वो सेक्शन 192 में डिडक्ट किया जाता है। तो क्या फिर से सेक्शन 194T में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? तो ऐसा नहीं है। बजट 2024 के बाद में अब किसी पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को अगर कोई सैलरी रिसीव हो रही है तो उस सैलरी पर सेक्शन 194T में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, सेक्शन 192 के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है रेट ऑफ टीडीएस। तो अब यहाँ पे जो टीडीएस है वो किस रेट से डिडक्ट किया जाएगा। तो यदि किसी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा अपने पार्टनर को कोई भी पेमेंट किया जाता है, चाहे वो सैलरी का हो, रेमरेशन का हो, बोनस हो, कमीशन हो या इंटरेस्ट हो, और वो अमाउंट यदि एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 रुपये से एक्सीड हो जाती है तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी होती है कि उसको अपने पार्टनर को पेमेंट करने से पहले 10% से टीडीएस डिडक्ट करना है और उसके बाद ही रिमेनिंग पेमेंट अपने पार्टनर को करना है। नेक्स्ट है व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194T। तो सेक्शन 194T में जो टीडीएस है वो किस टाइम डिडक्ट किया जाएगा। तो यदि किसी भी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पार्टनर के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट करते समय या फिर पार्टनर को जब एक्चुअल में पेमेंट किया जाता है, दोनों में से जो भी पहले हो उस टाइम टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ पार्टनर्स रेमरेशन। तो अब मान लो यदि किसी पार्टनरशिप फर्म है और उसके द्वारा अपने पार्टनर को अगर कोई इंटरेस्ट या रेमरेशन का अगर कोई पेमेंट किया जाता है तो उस केस में जब उसके द्वारा अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाती है तो उस प्रॉफिट में से वो इंटरेस्ट और रेमरेशन के जो खर्चे हैं उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। साथ ही सेक्शन 40B में पार्टनरशिप फर्म के लिए मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाई कर रखी है कि आप कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट और रेमरेशन की। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसके द्वारा प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट की जाती है, जैसे कि मान लो यदि उसके द्वारा सेक्शन 44AD या 44ADA ऑप्ट किया जाता है तो उस केस में वो इंटरेस्ट और रेमरेशन की डिडक्शन अपने रिटर्न में क्लेम नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट है मैक्सिमम परमिजेबल लिमिट अंडर सेक्शन 40B। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 40B में जो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा पार्टनर को रेमरेशन प्रोवाइड किया जाता है उसकी लिमिट भी गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा चेंज कर दी है। तो इस तरीके से अब आपके फाइनेंशियल ईयर 25-26 के संबंध में बुक प्रॉफिट पे जो कैलकुलेशन की जाती है वो अलग लिमिट से की जाएगी। तो अब मान लो अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कोई बुक प्रॉफिट होता है तो उस केस में पहले 6 लाख रुपये तक के बुक प्रॉफिट पर 90% और 3 लाख रुपये दोनों में से जो भी हायर है वो कंसिडर करना है। और यदि आपका बुक प्रॉफिट जो है वो 6 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में जितना आपका एक्स्ट्रा बुक प्रॉफिट है उसका 60% आपको कंसीडर करना है। तो इस तरीके से आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मैक्सिमम इतना रेमरेशन है जो कि आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू कंप्यूट पार्टनर रेमरेशन। तो बजट 2025 में आपकी नई लिमिट है जो कि इंक्रीज़ कर दी है। तो उस लिमिट के अकॉर्डिंग अब आपके बुक प्रॉफिट पर पार्टनर्स रेमरेशन की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो बुक प्रॉफिट है वो है 9 लाख रुपये का। तो फर्स्ट 6 लाख रुपये के प्रॉफिट पर आपको 90% से कैलकुलेशन करनी है यानी कि 5,40,000 रुपये और रिमेनिंग 3 लाख का जो प्रॉफिट है उस पर आपको 60% से कैलकुलेशन करनी है। तो आपका यहाँ पे टोटल हो जाता है 7,20,000 रुपये का। तो यानी कि जो मैक्सिमम रेमरेशन अलाउड किया जाएगा पार्टनर को वो है 7,20,000 रुपये। तो अब यदि हम ओल्ड लिमिट के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे पहले आपको अपने फर्स्ट 3 लाख रुपए तक के बुक प्रॉफिट पर 90% और 1,50,000 रुपये दोनों में से जो भी ज़्यादा होता था और रिमेनिंग बुक प्रॉफिट का 60% ही आपको अलाउड होता था। तो इस तरीके से ओल्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपको जो मैक्सिमम रेमरेशन अलाउड होता था वो है 6,30,000 रुपये। और बजट 2025 के बाद जो न्यू लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आपको जो मैक्सिमम रेमरेशन अलाउड होता है वो है 7,20,000 रुपये। तो इस तरीके से बजट 2025 के बाद आप क्या कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा 90,000 रुपये के जो रेमरेशन के खर्चे हैं उसकी डिडक्शन आप अपने प्रॉफिट में से क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके बजट 2025 के बाद और बजट 2025 से पहले पार्टनर्स को जो रेमरेशन दिया जाता है उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। तो अब मान लो जो पार्टनरशिप फर्म है उसके द्वारा अपने पार्टनर को मंथली सैलरी का पेमेंट किया जाता है 50,000 रुपये का। तो उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या जनरल एंट्री है जो कि की जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री की जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू TDS अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 50,000 रुपये से, TDS अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 5,000 रुपये से और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 45,000 रुपये से। अब जब पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ये TDS का पेमेंट गवर्नमेंट को किया जाएगा तो उस टाइम TDS अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 5,000 रुपये से। और जब पार्टनर्स को सैलरी का पेमेंट किया जाएगा तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,000 टू बैंक अकाउंट 45,000। तो इस तरीके से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जनरल एंट्री पास की जाएगी। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।